जय हिंद बच्चों। हमने टेस्ट प्रक्रिया में जो पहला पार्ट था हमारा उसका टेस्ट लिया हमने। तो पहले पार्ट में जो टेस्ट लिया है तो उसकी कॉपी आपको स्वयं को जांच करनी होगी। तो उसकी जांच करने के लिए आपको ईमानदारी से अपनी कॉपी चेक करनी है। तो उसके आंसर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और आपको चेक करके यहाँ से मिलाना है कि कैसे चेक करेंगे और कैसे मिलाएंगे। पहला प्रश्न है अपने सैंपल एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यानी एलन सैंपल की यहाँ पे क्या पूछी गई है, आपसे परिभाषा पूछी गई है। तो आपको जब पाठ पढ़ाया था मैंने तभी कहा था कि कम से कम 2 परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। तो एलन सैंपल के अनुसार परिभाषा है, या आप लिख सकते हो सैंपल के अनुसार या एलन सैंपल के अनुसार। फिर मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या है? अध्ययन है। तो ऐसे आपको परिभाषा लिखनी है। यहाँ पर अनुसार लिखने के बाद लाइन से नीचे यहाँ से शुरुआत करनी है आपको जब भी कोई भी परिभाषा हो। इससे क्या होगा, टीचर पे प्रभाव अधिक होगा, आपका प्रभावशील आंसर होगा ये। दूसरा प्रश्न है आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है। तो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। ये आधुनिक भूगोल के जन्मदाता है। और कहाँ के हैं ये? जर्मनी के हैं। अगर भूगोल के पिता पूछा जाए आपसे तो कौन है? हेकेटियस है। हेकेटियस है। पर ये क्या है? आधुनिक भूगोल के पिता है। तीसरा प्रश्न है अपना भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। तो भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं भौतिक भूगोल व मानव भूगोल। क्या है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो भौतिक भूगोल का तो अध्ययन हमने कब किया? 11th क्लास में। और मानव भूगोल आपके 12th क्लास में। कौन सी बुक है? मानव भूगोल। इस प्रकार से भौतिक भूगोल की 2 शाखाएं हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा भूगोल के 2 प्रमुख शाखाओं के नाम तीसरा प्रश्न था ये। चौथा प्रश्न है भूगोल के किन्हीं 2 अध्ययन क्षेत्र विशेष क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पहले क्या पूछा हमने? भूगोल के 2 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। अब पूछ रहे हैं शाखाएं। तो इसमें शाखाएं अगर किसी बच्चे ने तुम्हारे दे रखी है किताब में 12th में 6 शाखाएं, तो कौन कौन सी किसी भी प्रकार की लिखी हो उसने वह सहयोगी में से, जैसे मैं बोल रहा हूँ जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन में प्रादेशिक संगठन, दूसरे प्रदेशों से संबंध। इनमें से किसी भी प्रकार की शाखाएं लिखी हो वह सहयोगी। तो इसमें से हम 2 लिख लेते हैं, जनसंख्या व दूसरी प्राकृतिक संसाधन। छह दे रखी है आपकी किताब में, तो आपसे कोई 2 पूछी गई है, इसलिए 2 लिखनी है 6 में से आपको। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 5 है नवनीतिवाद। रुको और जाओ। चावदारा किस भूगोलवेत्ता ने
प्रतिपादित की। नवनीतिवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सिद्धांत दिया है ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने। और संभववाद किस पे जोर देता है? इसमें प्रकृति पर। और नीतिवाद किस पे जोर देता है? और संभववाद मानव पे और नीतिवाद प्रकृति पर। और नवनीतिवाद सिद्धांत दोनों पर जोर देता है। हमारे बुक में जब हमने अध्ययन किया तभी देखा था कि नवनीतिवाद सिद्धांत किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। और संभववाद किस पे जोर अधिक देता है? मानव पे। और नवनीतिवाद किस पे अधिक जोर देता है? प्रकृति पर। अगला प्रश्न है हमारा, एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी? तो ये सभी को पता होगा। एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? हेनरिक एंड जेल ने। हेनरिक एंड जेल ने। आपको पूरा आंसर लिखना है हमेशा। एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक हेनरिक एंड जेल ने लिखी। ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखना है। एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक हेनरिक एंड जेल ने लिखी है, आपको ऐसे नहीं लिखना है। इससे अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो मानव भूगोल की प्रकृति है मानवीय क्रियाकलाप केंद्र बिंदु है उसका। मानवीय केंद्र बिंदु है, या मानवीय की जगह मानव भी लिख सकते हैं। तो मानवीय क्रियाकलाप केंद्र बिंदु है मानव प्रकृति। यानी इसमें किसका अध्ययन किया जा रहा है? इस बुक में हमने देखा मानव का। ये तो मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किए गए उन्हीं का तो हम अध्ययन कर रहे हैं इस बुक में। तो इसका केंद्र बिंदु क्या है? मानव क्रियाकलाप है। यानी वह क्या है? केंद्र बिंदु है, या मानवीय क्रियाकलाप इसके क्या है? केंद्र बिंदु है। अगला प्रश्न है, हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र बताइए। तो इसके दो अध्ययन क्षेत्र बताए इन्होंने, भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। भौतिक दिशाएं अनुक्रिया। प्रश्न नंबर 8 क्या बताइए? भौतिक दिशाएं व मानवीय अनुक्रियाएं बताइए हंटिंगटन ने। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। तो हम कुछ भी ले ले, इसमें हमने 7-8 नाम देखे हैं पहले पार्ट में। तो हम ले लेते हैं रिटर,
लिख सकते हो। भूगोल का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? तो भूगोल का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? स्थान को। किसको? स्थान को। यहाँ पूछ लिया जाता मानव भूगोल का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, तो क्या बोलते हैं हम? मानव को। किसको? मानव को। पर यहाँ पूछा भूगोल का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है? स्थान को। तो स्थान में सभी जो घटक है वह और मानवीय क्रियाएं सभी सम्मिलित की जाती है, इसलिए क्या है यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु स्थान। अगला प्रश्न है मानव भूगोल की दो उपशाखाओं के नाम बताइए। तो इसकी 4, 5, 7, 8 शाखाएं निकलती है। उनमें से हम देखें राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल। ऐसे हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपने इनमें से कुछ भी लिखी है तो वह क्या होगी? सही होगी। राजनीतिक भूगोल, दूसरी है सामाजिक, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल लिखी है मैंने। अगर आपने सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल लिखी है तब भी वह सही होगी। कोई दो पूछी है यहाँ पर आपसे। अगला प्रश्न है संभववाद विचारधारा किसने दी? तो संभववाद विचारधारा विडाल डी ला ब्लांस ने दी। विडाल डी ला ब्लांस ने दी संभववाद विचारधारा। और संभववाद किस पे अधिक जोर देता है? मानव पर। और नीतिवाद प्रकृति पर। और नवनीतिवाद प्रकृति और मानव दोनों पर अधिक जोर देता है। ये विडाल डी ला ब्लांस कहाँ का है? फ्रांस का है। मानव भूगोल के संतुलन के घटकों के नाम लिखिए। 13वां प्रश्न है हमारा मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों के नाम लिखिए। तो इसके 3 त्रिसंतुलन हमने देखे थे, जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक। इस प्रकार से त्रिसंतुलन है, जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है मानव भूगोल की संभववाद विचारधारा में किससे अधिक प्रभावी माना गया है? तो किसे माना गया? अभी मैं बोल रहा था इसमें किसने किसको दिया था? मानव को। किसको अधिक प्रभावी माना गया है? मानव को। और नवनीतिवाद में प्रकृति और मानव को, नीतिवाद में प्रकृति को। अगला प्रश्न है मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये भी किसकी है? फ्रेडरिक रेंटजेल की है। तो मैं यहाँ पे रेंटजेल की है, फ्रेडरिक रेंटजेल की है। तो आपको पूरा आंसर लिखना है, फ्रेडरिक रेंटजेल की है ये परिभाषा। तो इस प्रकार आप सभी जो प्रश्न है 15 प्रश्न है, 15 प्रश्न सभी एक एक नंबर के प्रश्न है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। और आप जो आपका व्यक्तिगत ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पे आप अपने
अपने नंबर भेजेंगे अपनी ईमानदारी के साथ कि 15 में से कितने नंबर आए आपके, 15 में से 10 आए, 12 आए या 15 आए। क्योंकि यह टेस्ट, इसमें जो भी आपके प्रश्न लिए गए हैं उनकी पूर्ण संभावनाएं है बोर्ड परीक्षाओं में आने की। तो मैं चाहता हूँ